आप मेरे लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है जैतून बे। ये समंदर का किनारा है और इन लोगों ने काफ़ी खूबसूरती के साथ उसको बनाया है। तो जनाबी वाला शाम हो गई है और सूरज चाचा गुरूब हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप हर तरफ इंसानी रोशनी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और आवारा गर्दों के दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। 25 जुलाई स्टोरी नंबर 136 और लेबनान के ऊपर ये मेरे दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में आपने लेबनान का फर्स्ट इम्प्रेशन देखा था और आज अभी इस वक्त मैं लेबनान की कैपिटल बेरूत शहर में मौजूद हूँ और ये जो अभी मेरे आसपास आप देख रहे हैं ये बेरूत शहर का डाउनटाउन है, मतलब बिल्कुल सेंटर है। और आज मैं आपको इस शहर की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, तो चलिए मेरे साथ। ये शहर दिखाने से पहले मैं आपको लेबनान की कुछ हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा मैं नहीं करने वाला, मुख्तसर सा आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर पानी पीने वाला हूँ क्योंकि अभी जुलाई का महीना है, गर्मी है, तो मुझे सुबह सवेरे थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले के दरमियान आप एक जनरल स्टोर यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से मैं अभी क्या लूँ, अहलन व सहलन, कीफक water, yes, small water, no, small water, no, small water, size is good but I want room temperature, it's very cold। हाँ, बस इतनी सी बात है मेरे भाई, ये ले लो। Okay, thank you, how much? 25,000। 25,000? Yes। Okay, I think Lebanon is very expensive। तो अभी ये जो बॉटल मुझे मिला है ये 25 सेंट का मुझे पड़ गया है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो $1 की यहाँ पर 1 लाख लेबनीज पाउंड बनते हैं और अभी ये बॉटल मुझे मिला है 25,000 लेबनीज पाउंड का। ओके जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको लेबनान की कुछ हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ज़्यादा दूर में नहीं जाने वाला। लेबनान बहुत पुराना शहर है, मतलब दुनिया के कदीम तरीन कंट्रीज में से एक लेबनान भी है। इसकी हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊँ ना तो 10,000 साल पुरानी है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 400-500 साल पीछे जाने वाला हूँ ताकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का बैकग्राउंड बता सकूँ। लेबनान की अगर मैं बात करूँ तो ये मुल्क 200 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 50 किलोमीटर चौड़ा है। एक लंबी पट्टी है समंदर के किनारे। कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर चौड़ा है, कुछ जगहों पर 35 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन अगर हम इसके एवरेज निकालें तो तकरीबन 50 किलोमीटर चौड़ाई पूरी कंट्री की बनती है। और इसका एक सरहद जो है सीरिया के साथ लगा हुआ है और दूसरा सरहद जो है वो इसराइल के साथ लगा हुआ है। तीसरा साइड जो है ये इसका मुकम्मल तौर पे समंदर है। बहरहाल अभी बात करते हैं इसकी पॉपुलेशन की। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? तो भाई साहब इसकी पॉपुलेशन है टोटल 5 मिलियन। इसमें आप 1.5 मिलियन लोग मुहाजिरीन। अब मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री बताऊँ, ये आपको या इस जगह की तरफ देखो, सड़क बिल्कुल नीची है। ये अगर मैं कैमरे की तरफ देखूँ तो हो सकता है मैं गिर जाऊं। ओके जी, रोड भी मैंने क्रॉस कर लिया है। तो बैक टू द टॉपिक। लेबनान की जो असल आबादी है वो है तकरीबन 50 मिलियन, मतलब 50 लाख। इसमें आप 15 लाख सीरियन रिफ्यूजीज ऐड कर सकते हैं। 15 लाख लोग यहाँ पर सीरिया से हिजरत करके आए हैं और इसमें आप 5 लाख लोग मजीद ऐड कीजिए, मतलब 5 लाख लोग फ़लस्तीन से आए हैं, मतलब वो भी मुहाजिरीन की हैसियत से यहाँ पर रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर 50 लाख लोग लेबनीज़ हैं, 15 लाख लोग सीरियन रिफ्यूजीज है और 5 लाख लोग फ़लस्तीनी रिफ्यूजी है। इस मुल्क में एक और चीज़ जो बड़ी अजीब है और जो मैंने नोट की है वो यहाँ पर कम्युनिटीज़, मतलब यहाँ पर इतनी सारी कम्युनिटीज़ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कहोगे यार यहाँ पर लेबनानी लोग कहाँ पर रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर 20 से 25 किस्म की कम्युनिटीज़ रहती हैं। कम्युनिटी से मेरा मुराद ये है कुछ लोग यहाँ पर सुन्नी है, कुछ लोग शिया है, कुछ द्रुज़ है, कुछ कुर्द है, कुछ फ़लस्तीनी है, कुछ सीरियन है, मतलब बहुत सारे किस्में और बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। कुछ क्रिश्चन है, फिर उस क्रिश्चन में भी तकरीबन 10 फ़िरक़े हैं। अगर आप किसी को पूछो तो वो कहेगा मैं द्रुज़ हूँ। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई साहब मैं यहाँ पर लेबनानी हूँ और लेबनानी की हैसियत से यहाँ पर रह रहा हूँ। अभी आप ये जो देख रहे हैं मुझसे आगे जा रहा है, ये बेचारा कचरा चुन रहा है और ये मैं आपको
100% मतलब शर्तियन आपको बता सकता हूँ कि इसका ताल्लुक सीरिया से होगा। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि भाई साहब इस मुल्क में इतने सारे कम्युनिटीज़ कैसे बने, ये मुल्क, ये छोटा सा मुल्क इतना मल्टी कल्चरल कैसे बन गया, मतलब इसके पीछे क्या कहानी है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। इसके लिए हमें तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो उसकी दो वजह है। पहली वजह है जियोग्राफी। लेबनान की जो जियोग्राफी है ये दुनिया की वाहिद कंट्री है जहाँ पर आप सेम डे स्की भी कर सकते हैं पहाड़ों के ऊपर, बर्फ के ऊपर, और सेम डे आप समंदर में भी नहा सकते हैं। तो यही वजह है कि अरब वर्ल्ड में जब भी किसी के ऊपर भी मुश्किल वक्त आया, फॉर एग्जांपल जब मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई तो भी वो यहाँ पर भाग आए। अगर कुर्दों के साथ जुल्म हुआ तो वो भी यहाँ पर आए। अगर दुरुस लोगों के साथ जुल्म होना शुरू हो गया तो वो भी यहाँ पर आए। क्रिश्चियन के ऊपर जुल्म शुरू हुआ तो वो भी यहाँ पर आ गए। यहूदियों के ऊपर जुल्म शुरू हुआ तो वो भी यहाँ पर आ गए। क्यों? उसकी वजह यह है कि अरब वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको लेबनान में ग्रीन और लंबे और मतलब ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, और इसके साथ साथ फिर भी अगर किसी को ख़तरा हो तो वो आराम के साथ मतलब सिर्फ 4 मिनट में कश्ती में बैठ के समंदर के ज़रिए वो किसी भी जगह भाग सकता है, क्योंकि ये जो लेबनान है ये अरब वर्ल्ड और यूरोप के दरमियान में बिल्कुल वाक़ई है। तो आप यूरोप भी भाग सकते हैं और आप अरब वर्ल्ड भी भाग सकते हैं। यही वजह है कि ये मुल्क मल्टी कल्चरल बन गया और यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ आबाद हो गए। अब अगर तारीख़ की हम बात करें तो ये जो लोग हैं जितने भी यहाँ पर है, ये है तो बागी इसलिए है। अगर ये बागी ना होते तो ये अपने वतन में रहते, क्योंकि बागी अपने वतन से भाग जाते हैं, बागी लड़ते हैं, बागी जो है सरेंडर नहीं करते। तो यही वजह है कि यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज है सब के सब बागी। ठीक है जी। तो अगर हम तारीख में पीछे जाए, 500 साल यहाँ पर ओस्मान अम्पायर ने हुकूमत किया है। उसने भी डायरेक्ट इन लोगों पर हुकूमत नहीं किया, क्योंकि ये लोग फितरतन बागी है। उन्होंने हुकूमत कैसी की? उन्होंने हुकूमत ऐसी की कि हर कम्युनिटी का जो सरबराह है, चाहे मजहबी है या चाहे लीडर है, कोई भी है, उस अम्पायर ने यहाँ के जो लीडर है उसको अपने हाथ में लिया और उसके जरिए यहाँ पर हुकूमत की गई है। और ओस्मान अम्पायर फिर वर्ल्ड वार 1 में मतलब ख़त्म हुआ, और वर्ल्ड वार 1 के बाद ये जो लेबनान है ये सफ़ेद मुर्गी के हाथ में चला गया। फ्रांस की बात कर रहा हूँ। फ्रांस ने यहाँ पर हुकूमत शुरू की और उसके बाद 1943 में इन लोगों ने फ्रांस से भी आज़ादी ली। यही वजह है कि ये लोग कहते हैं कि हम 1943 को आज़ाद हुए। फिर आज़ादी के बाद इन लोगों ने एक फार्मूला तय किया, पावर शेयरिंग का फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारा सदर क्रिश्चियन होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होगा, हमारा जो स्पीकर है वो शिया होगा। तो उस टाइम ये 3 मेजर ग्रुप से और इन तीनों का आपस में इत्तेफाक हुआ और मुल्क जो है ना आगे बढ़ने लगा। और ये मुल्क फिर काफ़ी आगे बढ़ गया। मतलब यहाँ पर दुनिया के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थे ना वो सब के सब यहाँ पर थे। टूरिज्म यहाँ पर था। अरब वर्ल्ड के जो शायर है, जो बड़े बड़े शायर है, वो सब के सब यहाँ पे आके रहने लगे। जैसे कि खलील जिब्रान, इंशाल्लाह उसके कब्र पर भी मैं आपको लेके जाऊँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो भी यहाँ पे रहने लगा। तो मतलब ये मुल्क बहुत आगे गया और इस दौर को लेबनान का गोल्डन एज कहा जाता है। मतलब ये लेबनान का सुनहरा दौर था 1943 से लेकर 1975 तक। 1975 के बाद फिर यहाँ पर एंट्री होती है लोमड़ी की, बंदर की और सुअर की। अब ये कौन कौन है आप खुद तहकीक कर लीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नाम मैं नहीं ले सकता, मुश्किलात मेरे बढ़ जाएंगे। फिर इन तीनों की एंट्री हुई और यहाँ पर ये जो ग्रुप्स है ये आपस में लड़ने लगे पावर शेयरिंग पर। एक ने कहा मुझे आपने पावर नहीं दिया, दूसरे ने कहा मुझे नहीं दिया आपने पावर। आपस में लड़ने लगे। हर ग्रुप मुसल्लह था। खाना जंगी शुरू हो गई 1975 से लेकर 1990 तक। 15 साल तक ये लोग लड़ते रहे। लेबनान बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट का नाम है ताइफ एग्रीमेंट। यहाँ की जो बड़े बड़े मेजर ग्रुप्स है, यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर है, उनका फ़ायदा जंग में ख़त्म हुआ तो इन्होंने कहा क्यों ना अभी बैठ जाए, आपस में बैठ जाए। तो इन्होंने एक मुआहिदा किया, वो भी सऊदी अरब में एक जगह है ताइफ, वहाँ पर इन्होंने एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट का नाम है ताइफ एग्रीमेंट और इसका ज़ामिन था सऊदी अरब। और फिर लेबनान में ज़िंदगी शुरू हो गई, मतलब रीबिल्ड होना शुरू हो गया। लेकिन उस हालत तक नहीं पहुंचा जैसे वो पहले था, क्योंकि 15 साल जब आप लड़ते हैं एक कंट्री में तो आप खुद सोच लीजिए कि उस कंट्री का क्या हालत होगा। 1990 के बाद एक मशहूर इंसान है, आपने उसका नाम सुना होगा, रफ़ीक हरीरी। फिर वो आ गया, इसने काफ़ी इस्लाहात की यहाँ पर और लेबनान आगे बढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। थोड़ा बहुत कुछ बन गया। फिर 4 अगस्त 2020 6:08 का वो बदनसीब टाइम आया, वो बदनसीब दिन आया और बेरूत का जो पोर्ट है बड़ा, यहाँ पर एक गोदाम में तकरीबन 27-28 टन बारूद पड़ा था।
और वहाँ तक किसी न किसी तरह आग पहुँच गई। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में पूरा लेबनान बिल्कुल ख़त्म हुआ। मतलब ये धमाका इतना ख़तरनाक किस्म का था कि इसके असरात साइप्रस तक में पहुँच गए। बाकी आप अंदाज़ा आप ख़ुद लगा दीजिए, पूरे लेबनान में कोई ऐसा इमारत नहीं बचा जो ख़राब ना हुआ हो, जिसकी शीशे ना टूटी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको लेबनान का बताया थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। और अभी इंशाल्लाह लेबनान को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सॉरी, लेबनान को नहीं, लेबनान को तो बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे बेरूत को। लेकिन शहर को एक्सप्लोर करने से पहले मैं यहाँ पर दाढ़ी बनाता हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर एक लड़का है, वो दाढ़ी बनाता है, तो सबसे पहले उसके पास चलते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस शहर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ट्रिमिंग, बियर्ड ट्रिमिंग। حمود حط على shaving or what do you think? Machine or shaving? मशीन प्लस शेविंग। plus shaving. शुड आई सेट देयर? Yes, there. अभी आप इस बंदे को ज़रा गौर से देखिए, इंशाल्लाह 10-15 मिनट बाद ये एकदम हीरो लगने वाला है। और अपने आप पर सिर्फ $5 खर्च करने के बाद अभी आप यहिया खान को देख सकते हैं, दूल्हा लग रहा है, अभी इसकी शादी करवा दो। तो भाई साहब का नाम है खालिद एंड शुक्रन खालिद, शुक्रन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत नाइस इंसान था यार, लाजवाब। और मैं भी एक नाइस इंसान हूँ यार, मेरे पीछे कौन सी पुलिस पड़ी है। तो अभी चलते हैं सीधा बाज़ार की तरफ। $5 पर मैं तकरीबन 10 बार दाढ़ी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर लेबनान में हर चीज़ बहुत महंगी है। और अभी ये खालिद भाई जो है ना, ये भी रो रहा था कि भाई साहब ब्लास्ट से पहले यहाँ पर $200 में रिहाइश के लिए 2-3 कमरे मिलते थे, अभी वही 2-3 कमरे रिहाइश के लिए हमें $500 में मिलती है। तो कह रहे हैं कि ब्लास्ट के बाद काफ़ी महंगाई हो गई है। और यही वजह है कि मैं यहाँ पर टैक्सी भी अवॉइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पर स्टॉप आपसे $1 लेता है अगर आप बस में बैठते हैं। लेकिन अगर आप टैक्सी से जाएंगे तो भाई साहब 2-3 किलोमीटर सफ़र करेंगे ना आप टैक्सी में, तो टैक्सी वाला कहेगा भाई साहब निकालो $15 दे दो। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर हर चीज़ महंगी है, तो ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ईरान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ। ठीक है, ये ना हो कि अभी आप न्यूयॉर्क से कमेंट करो कि भाई साहब आपको महंगाई का नहीं पता, आप यहाँ पर आ जाओ। ये मैं कंपेरिजन इन कंट्रीज़ के साथ कर रहा हूँ। तो ये बस है भाई साहब, इसमें बैठते हैं। वैसे ही वो भाई साहब ने तो मुझे बताया था कि 15 नंबर बस में बैठ जाइए, लेकिन चलो अहलन कीफ़क, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आप देख सकते हैं यहिया खान के अलावा इस बस में और कोई नहीं है। और तेरी खैर, आज बाहर का मौसम तो लाजवाब है, लेकिन भाई साहब बस के अंदर इतनी हवस है ना। वैसे मैं आपको बताऊं कि अभी तो बादल है हर तरफ, लेकिन लेबनान का मौसम बहुत अच्छा होता है। अभी जुलाई का महीना है, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर भी 28-30 सेंटीग्रेड है। शुक्रन, शुक्रन या हबीबी, अहलन व सहलन। तो जनाब वाला चाचा जी ने मुझे यहाँ पर उतार दिया और ये बेरूत का डाउनटाउन है। आप मेरे लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है जैतून बे। ये समंदर का किनारा है और इन लोगों ने काफ़ी खूबसूरती के साथ उसको बनाया है। इंशाल्लाह वहाँ पर बाद में जाएंगे, असर का टाइम हम वहाँ पर गुजारेंगे, सनसेट में वहाँ पर देखने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं आपको ये जो इलाका है जो मेरे राइट हैंड पर है इस तरफ, यहाँ पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए जी। तो यहाँ से डाउनटाउन का इलाका शुरू होता है और यहाँ पर आप गाड़ी भी देख सकते हैं। माशाल्लाह क्या गाड़ी है, डिलीवरी मेड इजी। मेरे ख्याल से कोई ये डिलीवरी वाले लोग यूज़ करते हैं इसको।
काफ़ी छोटी छोटी गाड़ियाँ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेबनान की जो गवर्नमेंट है शायद इन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया है यहाँ पर, जिस तरह हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो 500% टैक्स है, लेकिन यहाँ पर आप हर तरफ लग्जरी गाड़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, हर किस्म की गाड़ी आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस रोड के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर वो जी वैगन जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मौसम तो मैंने वैसे भी आपको बताया कि काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत किस्म के टाइल लगे हैं। और इमारतें तो आप देख सकते हैं, ये भी एक क्लासिक है, मुकम्मल तौर पे जो क्या कहते हैं यार, वो सीमेंट के जो ब्लॉक होते हैं उससे बने हुए हैं। तो एक तरफ मॉडर्न दिख रहे हैं और एक तरफ ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कदीम इमारत को देख रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त है यार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग बैठे हैं, आराम से कॉफ़ी पी रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक मस्जिद ढूंढ रहा हूँ जो मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, पता नहीं कि इस तरफ है या इस तरफ है, आई डोंट नो, लेकिन मैं उस मस्जिद को तलाश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इस तरफ है, तो मैं इस तरफ जाता हूँ। टैक्सी, शुक्रान। तो जनाबे वाला, अभी मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ इस मकाम को कहते हैं साहतुश शुहदा, मतलब शुहदा का चौक। और ये बेरूत का बिल्कुल मेन सेंटर है। और आप इस सेंटर में आप ये चौक देख सकते हैं मेरे पीछे। और इस चौक के ऊपर आप 3 स्टेचू देख सकते हैं। एक स्टेचू में एक खातून खड़ी है, उसने मशाल को बुलंद किया है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर एक जख्मी मर्द देख सकते हैं। और इन दोनों के पाँव में आप एक मर्द देख सकते हैं जो कि मरने वाला है। काफ़ी उसका फेस काफ़ी मतलब शौक हालत में है और मरने वाला है। और ये जो 3 स्टैचू है ये 6 मई 1916 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मकाम को साहतुश शुहदा इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 6 मई 1916 को 17 लोगों को बैक वक़्त चौक में सरेआम, मतलब सारे लोगों के सामने बैक वक़्त फांसी दी गई थी। और पता है आपको ये फांसी किसने दी थी? बताओ आपको। ये फांसी दी थी ओटोमन अम्पायर ने। इंग्लिश में ओटोमन अम्पायर कहते हैं और अरबी में या उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो सुल्तानत उस्मानिया की बात कर रहा हूं। इन लोगों ने यहाँ के मकामी लोगों को, मतलब 17 लोगों को बैक वक़्त फांसी दी थी क्योंकि ये बेचारे जो है ना आज़ादी मांग रहे थे, खुद मुख्तारी मांग रहे थे, अपने वसाइल पर इख्तियार मांग रहे थे। और इस दुनिया का ये उसूल है, ये रूल है कि जो भी बंदा अपना हक मांगे, अपने राइट्स मांगे, उसको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद उसको फिर मतलब सरेआम लटकाया जाता है। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग जो तुर्की के ड्रामे देखते हैं और तगल के और पता नहीं क्या क्या देखते हैं और उसके साथ काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं। लोग एक तरफा कहानी आपको बताते हैं, उसका मतलब जो है ना आपको हिस्ट्री बताना नहीं होता, उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। और हमारे जो मासूम भाई है वो एकदम जज्बाती हो जाते हैं। तो जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 17 मुसलमानों को अपने मुसलमान भाइयों ने बैक वक़्त फांसी पर लटकाया था। अच्छा जी, अभी मैं आपको बेरूत मज़ीद दिखाने वाला हूँ। इसकी कहानी अभी बाकी है, लेकिन मुझे भूख लगी है और मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, खाना खाता हूँ और वो खाना आपको भी दिखाता हूँ। लेबनान का खाना बहुत ज़बरदस्त है, तो आइए मेरे साथ। तो भाई साहब होटल तो आ गया हूँ। माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत किस्म का होटल है।
लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये ना हो कि खाने के बाद यहाँ पर बर्तन धोना पड़ जाए। आप यहाँ पर सामने ही न्यूटन साहब भी देख सकते हैं, गिटार बजा रहा है, काफ़ी मज़े में है। तो देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। एक तो ये मेन्यू पढ़ना नहीं है, ये मेन्यू पढ़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अजाब होता है। ये जो मेन्यू पढ़ना है ना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अजाब होता है। ये ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स में तो हमें सिर्फ पानी चाहिए। भाई साहब, ये तो शुरू होती ही ख़त्म हो गया ड्रिंक्स है और बस। अगर आपकी इंग्लिश मेरी तरह लास्ट स्टेज पर है तो डेज़र्ट का मतलब है मीठा, डेज़र्ट का मतलब सहरा नहीं है। मैं कुछ टाइम तक इसको सहरा समझता था। ज़्यादा रोज़ या दल तलक राशा कहना था। Darat, where is the main thing? Starter dishes, main dishes. Main special. और तेरी खैर, अब यहाँ पर कमाल देखिए। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि आपके भाई ने इंग्लिश यूट्यूब से सीखी है, ठीक है, तो मैं ये तो पढ़ सकता हूँ कि कंप्यूटराइज है, मुझे नज़र आ रहा है, ओकरा इन ऑयल वटेवर। लेकिन यहाँ पर जो मेन खाने हैं वो इन्होंने इंग्लिश हैंड राइटिंग वाली इंग्लिश में लिखी है, और ये मैं नहीं पढ़ सकता कि ये क्या है। तो जनाबी वाला, मेरा खाना आ चुका है, और खाने में क्या है मुझे ख़ुद भी नहीं पता। इसको कहते हैं समक हरर, और ये थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ मैं आपको, थोड़ी सी मछली है और मछली को सब्ज़ी के साथ मिक्स करके पकाया गया है। और ये कबाब है, और कबाब को आलू शोरबे के साथ मिक्स करके पकाया गया है। और ये थोड़ी सी जैतून है उसके साथ, और रोटी आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडी है। और ये चीज़ मुझे लेबनान में बिल्कुल पसंद नहीं आई कि रोटी बिल्कुल ठंडी देते हैं। लेकिन चलो इसका जायका देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस डिश की वजह से मुझे बांग्लादेश याद आ गया। इसको ट्राई करते हैं, इसका जायका कैसा है। ये भी अच्छा है, ज़बरदस्त है ये भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, खाना शाना हो गया और काफ़ी अच्छा खाना मिला। और मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर मैं बर्तन धोने वाला हूँ, लेकिन मैं बच गया। वहाँ पर मैंने पे किया सिर्फ और सिर्फ $15। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बस ठीक है। लबनान ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव है बाकी कंट्रीज़ की बनस्बत। अभी मैं उस होटल से बाहर निकल आया हूँ, और यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का नाम है अल अमीन मस्जिद। ये भी वो जो मैंने आपको शुहदा की जगह दिखाई ना, उसके बिल्कुल सामने ये बहुत खूबसूरत किस्म का मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में एक गलत फहमी है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कुछ लोग मतलब इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये मस्जिद जो है ना कलीसा के ऊपर बनाई गई है, मतलब एक चर्च के ऊपर बनाई गई है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये मस्जिद है और पिछले 1000 सालों से यहाँ पर जगह थी। और फिर रफ़ीक हरीरी जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में तारीख बताई, उसने 2003 में इस मस्जिद को स्टार्ट किया, और फिर 2008 में ये मस्जिद मुकम्मल हुआ। बाद में जब बेरूत एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें ये काफ़ी डैमेज हुआ, काफ़ी ख़राब हुआ। अभी इसको दोबारा तामीर कर रहे हैं, दोबारा इसको मरम्मत कर रहे हैं। कुछ मरम्मत भी किया गया है, लेकिन कुछ मज़ीद इसमें मरम्मत करना बाकी है। अभी मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या वजह हो सकती है कि अभी मस्जिद बंद है और मैं अंदर नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल इसी मस्जिद के बिल्कुल साथ यहाँ पर आपको एक गिरजाघर भी मिल जाएगा, मतलब अरबी में अगर मैं बोलूँ कलीसा, जहाँ पर क्रिश्चियन इबादत करते हैं। मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ। ये दोनों यहाँ पर इसलिए बिल्कुल यहाँ पर इकट्ठे बनाए गए हैं। इसकी भी मैं थोड़ी सी लिटिल बिट हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि लेबनान के 2 साइड है। एक साइड आप मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हैं, ये है मगरिबी साइड। इस तरफ जो है मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, और ये है मशरक़ी साइड, इस तरफ जो है ईसाई रहते हैं। तो जो ईसाई वाला साइड है वहाँ पर मस्जिद बनाया गया, और जो मुसलमानों वाली साइड है उस तरफ जो है गिरजाघर को बनाया गया है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, मतलब सेम दीवार शेयर करते हैं। और मैं आपको ये पूरा इलाका दिखाने वाला था, ड्रोन से काफ़ी अच्छी तरह नज़र आता है। कैमरे से मैं क्या दिखा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ड्रोन अलाउ नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की यहाँ पर, और आजकल लेबनान काफ़ी सेंसिटिव है, तो यहाँ पर आप ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ा सकते।
इसी मस्जिद और इसी गिरजाघर के बिल्कुल सामने यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं। तो कबूतर के बारे में तो आपको पता है कि ये अमन की अलामत है। 1990 में जब ये वार रुक गया तो एक खुदा के बंदे ने यहाँ पर एक जगह बनाया, कुछ कबूतर यहाँ पर छोड़े, उसके लिए लोग दाना डालने लगे, मुस्लिम भी दाना डालने लगे, ईसाई भी दाना डालने लगे और ये एक चौक बन गया, मतलब एक अमन की अलामत बन गई। और आजकल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं असर के टाइम, दोपहर के टाइम लोग यहाँ पर आते हैं, कबूतरों को खाना खिलाते हैं। जनाबी वाला वो जो साहत शुहदा का चौक है, अभी मैंने वो काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और अभी मैं सी साइड की तरफ जा रहा हूँ, मतलब समंदर के किनारे जा रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं सूरज चाचा काफ़ी नीचे आया है और अभी गुरूब होने वाला है। और यहाँ का जो सनसेट है ना भाई साहब, ज़बरदस्त किस्म का, मतलब लाजवाब किस्म का सनसेट है यहाँ पर। सनसेट की जगह उस चौक से तकरीबन 3-4 किलोमीटर है और ये सारा रास्ता मैंने पैदल तय किया, क्योंकि मैंने वहाँ पर काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का खाना खाया था, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। बहरहाल अभी रास्ते पर चलते हुए मैंने यहाँ पर एक अजीब चीज़ नोट की, वो ये है कि यहाँ पर इतने सारे गाड़ियाँ हैं, इतने सारे मॉडल हैं। और मैं गाड़ियों की, मैं लग्जरी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, रेंज रोवर, फॉर्चूनर, BMW और बहुत सारी गाड़ियाँ तो ऐसी है जिसके मुझे नाम भी नहीं आती, लेकिन हाँ इतना पता है कि भाई साहब ये काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं। तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ यहाँ पर रास्ते में कि ये सारा पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आता है, कि ना ये मुल्क कुछ एक्सपोर्ट करता है, ना कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर, बैंक रिजर्व भी इन लोगों के पास इतना नहीं है, मईशत भी इनकी इतनी अच्छी नहीं है, फिर ये इतना सारा पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आया। अभी जब मैं उस मस्जिद के सामने खड़ा था तो वहाँ पर मुझे एक अंग्रेज़ मिला, वो पेरिस से था। उसने भी मुझे यही बताया कि भाई साहब यहाँ पर ये इतनी सारी लग्जरी गाड़ियाँ ये किसकी है। वो कह रहा था कि पेरिस में भी इतनी लग्जरी गाड़ियाँ मैंने नहीं देखी जितनी यहाँ पर है। और मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये लोग चूँकि यूरोप और मिडिल ईस्ट के दरमियान में वाक़ है, इन लोगों के बहुत सारे कारोबार यूरोप में है, बहुत सारे बड़े बड़े कारोबार इनके मिडिल ईस्ट में भी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भी लोग टूरिज़म के लिए यहाँ पर आते थे और टूरिज़म के लिए पैसे वाले लोग जाते हैं। तो यहाँ के मकामी लोगों ने अरबों के साथ, जो बड़े बड़े शेख हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाए, कारोबार में पार्टनरशिप की, मेहनत की इन लोगों ने, और कुछ लोगों ने यूरोपियन के साथ कारोबार की। तो ये जो सारा पैसा अभी आप देख रहे हैं ना, ये बाहर का पैसा है। तो जो पैसा ये लोग डॉलर में कमाते हैं वो पैसा यहाँ पर लेबनीज़ पाउंड में खर्च करते हैं और एक शाहाना और मतलब ज़बरदस्त किस्म का लाइफ गुजारते हैं। और समंदर का किनारा अभी यहाँ से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा और वहाँ पर जो सनसेट है ना भाई साहब, लाजवाब किस्म का सनसेट है, दिल खुश करने वाली। मतलब वो मैं कभी कभार जो मैं कहता हूँ ना कि आपके थोड़े से सफ़ेद बाल वापस काले हो जाएंगे, उस टाइप की सनसेट। तो ये जी वहाँ पर चलते हैं। तो जनाबी वाला मैं समंदर के किनारे यहाँ पर पहुँच गया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे साइकिल है, लोग किराए पर लेते हैं और उसे यहाँ पर चलाते हैं। आप बहुत सारे बच्चे भी देख सकते हैं यहाँ पर। हेलो, अहलन अहलन व सहलन। ये छोटे छोटे साइकिल भी मिलते हैं, ये बड़े हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन जो मेरी दिलचस्पी की चीज़ है वो है ये सामने सनसेट। ओ भाई साहब मज़ा आ गया यार, इसको देखते हुए मज़ा आ गया। आप सामने समंदर देख सकते हैं और समंदर में दूर आप यहाँ पर एक जहाज़ भी देख सकते हैं, एक जहाज़ भी खड़ा है, उस पर धनिया खड़े हैं, खुदे बच कर। समंदर का किनारा काफ़ी खूबसूरत है। और अभी अगर आप देख सकते हैं वो जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पास आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट है, जहाज़ उतरने वाला है। और कल जब मैं यहाँ पर बैठा था सनसेट देखने के लिए, तो आप मेरा यकीन कीजिए यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर, बीरूत के एयरपोर्ट पर हर 5 मिनट बाद एक जहाज़ उतरता है, हर 5 मिनट बाद एक जहाज़ उतरता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये समंदर का किनारा है। अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो ये जगह है, अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक अलग सड़क है, और अगर आप बैठना चाहते हैं, समंदर को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से जगह बनाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत दूर दूर तक, मतलब 10-15 किलोमीटर तक इस तरह की जगह बनी हुई है जहाँ पर आप समंदर के किनारे करीब बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ और ये जो सनसेट है ना, मैं इसको देखने वाला हूँ। अब ये जो जगह है, ये जगह ये काफ़ी बड़ी
है, ये तकरीबन फैले हुए हैं 20-25 किलोमीटर तक। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जगह है, शाम के वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। वो जगह मैं आपको शाम के बाद दिखाने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपना सनसेट एंजॉय करने वाला हूँ और आपको भी दिखाने वाला हूँ। मुलाहिजा कीजिए। तो जनाबी वाला शाम हो गई है और सूरज चाचा गुरूब हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप हर तरफ इंसानी रोशनी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि मैं जब भी समंदर के किनारे आता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, एक्साइटेड होता हूँ। मैं देखता हूँ यार आज शाम तो बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन सनसेट होने के बाद मेरा मूड एकदम ऑफ हो जाता है। यार ऐसा क्यों है? मतलब ये सनसेट तो मैं पहाड़ों में भी देखता हूँ, वहाँ पर भी मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन कम से कम मेरा मूड ऑफ नहीं होता। लेकिन जब समंदर के किनारे मैं सनसेट देखता हूँ तो मेरा मूड एकदम ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइए। और अभी मैं आपको इस मकाम के बारे में बताता हूँ। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ जो है समंदर का किनारा है और ये भी समंदर का किनारा है, लेकिन इसको थोड़ा सा बनाया गया है। यहाँ पर थोड़े बहुत शॉपिंग मॉल है, कुछ होटल है और कुछ सीढ़ियाँ है जिस पर अभी मैं उतर रहा हूँ। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत किस्म की जगह बनाई गई है शाम गुजारने के लिए। उस तरफ तो समंदर है, उस तरफ तो आप वॉक कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा साइड है यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और इस मकाम का नाम है जैतून बे। यहाँ पर आप देख सकते हैं समंदर का किनारा है और बहुत सारे याक यहाँ पर खड़े हैं। ये याक है, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो लफ्ज़ क्या है यार? याक, मेरे मुँह से याक निकलता है, लेकिन याक तो जानवर है, वो जो छोटी छोटी कश्तियों की मैं बात कर रहा हूँ यार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जगह बनाया गया है, यहाँ पर भी लोग वॉक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो ये साइड आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पर और बड़े बड़े होटल हैं, म्यूज़िक लगा है और शीशा लोग पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त और मतलब रंगीन किस्म का माहौल है यहाँ पर। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये जगह, लेकिन काफ़ी रंगीन है। वैसे मैं ऐसी जगहों से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। यकीन करें ऐसी जगहों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए जो सबसे खूबसूरत जगह और अच्छी जगह थी वो समंदर का किनारा था जहाँ पर मैंने सनसेट देखा। और अभी मैं सीधा जाने वाला था अपने होटल की तरफ, लेकिन फिर मैंने कहा यार जाते जाते मैं ये जगह भी अपनी ऑडियंस को दिखाता हूँ। फिर कहेंगे यार आपने तो लेबनानियों को दिखाया ही नहीं। तो ये बस अभी आप देख सकते हैं लेबनानी यहाँ बैठे हैं, सब के सब यहाँ पर लंच कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किनारा यहाँ पर ख़त्म होता है, ये किनारा बहुत दूर तक जाता है। मतलब आप जितना जा सकते हैं, जितना पैदल आप सफ़र कर सकते हैं, और हर जगह आपको कॉफ़ी शॉप मिलेंगे, होटल मिलेंगे, लोग मिलेंगे आपको, वो भी बहुत सारे। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने होटल की तरफ। इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो समंदर का किनारा है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है ममनू सबाहा ममनू गतस ममनू सईद। मतलब यहाँ पर आप फ़िशिंग भी नहीं कर सकते, डाइविंग भी नहीं कर सकते और स्विमिंग भी नहीं कर सकते। तो फिर पता नहीं यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पर बंदा क्या कर सकता है अगर सब कुछ बंद है। तो शायद यहाँ पर ये छोटी छोटी कश्तियाँ हैं, इसमें बैठ सकते हैं, कहीं दूर जा सकते हैं। आई डोंट नो। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक ना ख़त्म होने वाली जगह है और मैं ये जगह आपको और भी दिखाने वाला था। मैं थका नहीं हूँ, लेकिन अभी रात के 9 बजे हैं और मैं ख़ुद भी मज़ीद घूमना चाहता हूँ। लेकिन मसला ये है कि मुझे वापस अपने होटल में जाना है, वहाँ पर अपने कपड़े धोने हैं, ख़ुद भी नहाना है, बहुत सारा काम करना है और 11-12 से पहले सोना भी है ताकि मैं अगले दिन के लिए नींद पूरी कर सकूँ। तो इस वजह से अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सीधा अपने होटल की तरफ।
तो जनाबी वाला अपने होटल में वापस पहुंच गया हूं। वैसे ये होटल नहीं है, एक छोटा सा हॉस्टल है और हॉस्टल का कमरा है। इसमें 6 बेड लगे हुए हैं, 6 बंदे इसमें आ सकते हैं। लेकिन आज रात यहाँ पर मेरा राजा है, मतलब मैं यहाँ पर अकेला सोने वाला हूँ और कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने एसी को 16 पे लगाया है और अभी कमरा ठंडा होने वाला है। वैसे मैं पसीने में मैंने मुकम्मल तौर पे नहाया हूँ। ये जो बेड है ये मुझे मिला है यहाँ पर $20 पर नाइट का, और अगर आप बेरूत शहर में कमरा लेने की कोशिश करें तो आपको $60 से कम कमरा यहाँ पर नहीं मिलेगा। काफ़ी महंगा शहर है यह। खाना भी यहाँ पर काफ़ी महंगा है। एक टाइम खाना यहाँ पर आपको $15 से $20 का कम नहीं मिलेगा। बजट आपका यहाँ पर होना चाहिए कम से कम $50 से $100 कीच तान के, मतलब अगर आप बहुत गुजारा करें ना तो $50-60 पर डे आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। लोगों की बात करूँ तो लोग भी बस है, मतलब अखलाक वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बद अखलाक लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं, नहीं, बहुत नाइस लोग हैं। लेकिन इनके जो अखलाक है वो तिजारती अखलाक है। अब अगर आपको असल अखलाक और तिजारती अखलाक के बारे में पता नहीं है तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने मुझे पहले से फॉलो नहीं किया है। ओके जी, तो यहाँ के जो लोग हैं तिजारती अखलाक वाले लोग हैं भाई साहब, और यहाँ पर आपके पास कम से कम $50 से $60 पर नाइट होनी चाहिए, पर डे होनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पर आराम से एक दिन इस शहर में गुजार सकें। तो आज जो पूरा दिन मैंने आपको दिखाया ये था मॉडर्न बेरूत, जो जिसको डाउनटाउन भी कहा जाता है। जो असल बेरूत है, जो पुराना बेरूत है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये बेरूत का एक साइड है और अभी इंशाल्लाह कल, मतलब ये जो आने वाली वीडियो है, आई डोंट नो कि कल मैं रिलीज़ कर लूँगा, परसों रिलीज़ करूँगा, लेकिन बहरहाल जब भी मैं रिलीज़ करूँगा स्टोरी नंबर 137, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको पुराना बेरूत दिखाऊँगा, ओल्ड बेरूत आपको दिखाऊंगा। जो असल बेरूत है वो मैं आपको इंशाल्लाह आपको दिखाने वाला हूँ। जिस तरह अगर आपने मेरे बांग्लादेश का सीरीज़ आप फॉलो किया है तो उसमें मैंने आपको ओल्ड ढाका भी दिखाया था और न्यू ढाका भी दिखाया था। इसी तरह ये भी है, आज मैंने आपको नया बेरूत दिखाया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाली स्टोरी है 137, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको पुराना और ओल्ड और असल बेरूत इंशाल्लाह दिखाने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।